आप सभी को नमस्कार। आइए आज मैं आपके सामने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सभी लोग बना कर आए होंगे, 1 बाय 1 आंसर मैच करेंगे। जो अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, यानी जो फॉर्म फिलअप करने के एलिजिबल नहीं हैं, वो भी देखेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह के समस्याओं का सामना आपको भी करना है। आप में से जिन्होंने जरा भी मैथ्स को पढ़ा होगा वो 100% 10 में 10 आप लेके आओगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें थोड़ा सा अफसोस होगा। लेकिन कोई नहीं, आगे ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी कैसे करना है। आइए तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन, $141 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। देखो, 25% की हानि यानी 75% बेचकर जब मिला है तो वो 150 में बेचा है, ठीक है। यानी 75% जब वो प्राप्त कर रहा है तो 150 प्राप्त कर रहा है। अब वो कहता है 20% के लाभ पर बेचूंगा, यानी 120 प्राप्त करना चाहता है, तो कितना में बेचेगा, 240 में बेचेगा। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 75 दूनी 150, 2 से गुना कर दिया 240, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, सी बन गया। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, समचतुर्भुज से है ना। देखो, उसने कहा कि मैं समचतुर्भुज की दोनों डायगोनल दे देता हूं, आप पेरीमीटर निकाल के बताओ। त्रिभुज का पेरीमीटर तीनों साइड का योग, चतुर्भुज का पेरीमीटर चारों साइड का योग। तो आपको आज चारों साइड फाइंड करना होगा। सबसे पहले रोम्बस क्या चीज होता है। देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना। हाँ, सम चतुर्भुज के डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, लेकिन 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। तो जो 10 है वो अपना 5-5 हो जाएगा, जो 24 है वो अपना 12-12 हो जाएगा। आप ये बताओ, यदि ये 90 डिग्री है तब तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। आप कहोगे हाँ, 90 डिग्री के सामने अगर ये कर्ण है तब तो मेरे मित्र ये लंबाधार होगा। जिस समकोण त्रिभुज के लंबाधार 12 और 5 होंगे उनके कर्ण 13 हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। तो फिर आप इसका परिमाप कैसे फाइंड करोगे, चारों भुजा का योग है ना, तो 4 गुने 13, सीधा सीधा आपका आंसर बनेगा 52 सेमी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ये 13 कहां से आया, इसको आप ऐसे भी काम कर सकते हो, अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, ये ट्रेन से क्वेश्चन है, आप इसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसी डायरेक्शन में एक डॉग भी चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेन इस डॉग को कितने देर में पार करेगी। पार करने का टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब आप जानते हो कि ट्रेन जब किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने नगण्य होती है, तो इस कंडीशन में ट्रेन उसको पार करने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है ना। तो ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी, 140 मीटर। ओके, और दो स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएगी तो घट के काम करेगी। 60 में 18 हटा दो तो ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 6 तिया 18, 6 सते 42, यहां से देखो 7 पचे 35 से कट जाएगा 4 बार में, 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ये 12, एक ही यूनिट बचा सेकेंड, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, ये क्लॉक रीजनिंग
जो पहले मैथ्स का ही टॉपिक हुआ करता था, है ना, बट आज हम लोग इसे रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं। मेरे साथियों 2 क्वेश्चन क्लॉक से आया है, आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, आज प्रवेश सर होते तो और मजा आता, लेकिन मेरे साथियों मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। अब देखो एक घड़ी मेरे पास है, मैंने आज सुबह 6 बजे उसको सेट किया। बाद में मुझे पता चला कि ये घड़ी 24 घंटा जब बीतेगा ना तो 10 मिनट फास्ट हो जाएगी, यानी 24 घंटे के ड्यूरेशन को ये 24 घंटे 10 मिनट शो करेगी। हमसे सवाल पूछ दिया, आज तो आपने 6 बजे सेट किया है, कल जब 11 बज रहा होगा इस घड़ी में तो रियल टाइम क्या होगा। तो सर चूंकि ये घड़ी 24 मिनट के बाद फास्ट हो जाएगी, तब तो ये सही घड़ी तो है नहीं, सही टाइम तो शो करेगा नहीं, है ना। तो 24 घंटे के बाद ये 10 मिनट फास्ट हो जाएगी, तो बताओ सर कल जब 11 बजे, यानी ये घड़ी जब 11 बजना शो कर रही होगी तो उस समय रियल टाइम क्या होगा। सच्चाई तो यह है कि 11 से कम होगा, है ना, क्योंकि फास्ट हो चुका होगा घड़ी और 11 शो कर रहा है, रियल आंसर तो 11 से कम ही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है बहुत ही अच्छे से। देखो दोस्त, आप आज 6 बजे घड़ी सेट किए हो, ठीक है, और कल जब ये घड़ी 11 बजे शो करेगी नेक्स्ट डे, तो सबसे पहले आवर का ड्यूरेशन क्या होगा। तो आज के 6 बजे से कल का जो 6 बजे होगा वो मेरे मित्र 24 घंटे के ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। कितने घंटे? 24 घंटे का। लेकिन 6 बजे से 11 बजे का जो ड्यूरेशन है वो तो 5 घंटे का होगा। तब तो मैं यही कहूंगा कि मेरे दोस्त पूरा पूरा जो ड्यूरेशन है 24 और 5 29 घंटे की। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो वो क्या कह रहा है कि सर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, तो आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट होने का मतलब जब रियल ड्यूरेशन 24 घंटे का होता है तो घड़ी शो कितना करती है? 24 घंटे 10 मिनट, है ना, 24 घंटे 10 मिनट। मैं अब कहता हूं दोस्त मेरे, आप मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, है ना। तो अब 6 गुने 24 144 और 145, यानी आप कह सकते हो कि 145/6 घंटे का जब ड्यूरेशन घड़ी शो करेगा तो उस समय रियल ड्यूरेशन क्या हो रहा होगा? 24 घंटे का हो रहा होगा। तो जब घड़ी हमारा 145/6 घंटे का ड्यूरेशन शो कर रहा होगा उस समय हमारा रियल ड्यूरेशन 24 घंटे का रहा होगा। तो जरा सोचो, अगर घड़ी 1 घंटे का ड्यूरेशन शो करे तो रियल ड्यूरेशन क्या होगा? 6 से गुना होगा 144, ठीक है, और ये 145 डिवीजन में आ जाएगा। यानी जब 1 घंटे का ड्यूरेशन शो कर रहा होगा घड़ी तो रियल ड्यूरेशन ये रहा होगा। तो जरा सोचो कि अगर घड़ी 29 घंटे का ड्यूरेशन शो कर रहा है उस समय रियल ड्यूरेशन क्या रहेगा? 144/145 इंटू 29, 5 टाइम्स में कट गया। 144/5, 28 × 140, ठीक है सर। रिमेनिंग 5, रिमेनिंग बच जाएगा कितना? 4 और बटे 5, ठीक है। 28 × 140, रिमाइंडर रहेगा 4, डिवाइड कर रहे 5 से। तो 28 घंटे तो पूरे पूरे और साथ में 4/5 घंटे और। तो ये जो 4/5 घंटे है ना, आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 48 मिनट हो जाएगा। यानी आपका जो 29 घंटे का ड्यूरेशन जो शो हो रहा है वो रियल में 28 घंटे 48 मिनट का रहा है ना। यानी जो शो कर रहा है उससे 12 मिनट कम टाइम हुआ होगा। तब तो मेरे मित्र जो 11 शो कर रहा है वो रियल में, ठीक है, पूर्वाहन जो 11 शो कर रहा है वो रियल में इससे 12 मिनट कम रहेगा, यानी पूर्वाहन 10:48 रहेगा, ठीक है। बाकी आप इसे एडजस्ट करना चाहोगे एडजस्ट कर लो। 6 बजे सुबह आप सेट किए थे, 28 घंटे 48 मिनट का ड्यूरेशन है, तो पहले आप इसमें 24 घंटे जोड़ दो। तो जब आप 6 बजे में 24 घंटे जोड़ोगे तो कल का 6 बज जाएगा। आप कहोगे हाँ,
अब इसमें कितने बच गए, 28 में 24 घंटा जोड़ दिया तो 4 घंटे 48 मिनट अभी भी बाकी है। ठीक है जी, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 बच जाएगा, यानी 10:48। ठीक है, 10:48, यही आपका रियल आंसर होगा। तो मेरे मित्र, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल ले लिया ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आप ये देखो 145, ये भी क्लॉक से ही क्वेश्चन है, एकदम से शानदार क्वेश्चन। आइए इसको भी देखते हैं। 5 और 6 यानी 5 और 6 बजे के बीच का जो ड्यूरेशन है, कहता है उसमें घड़ी की दोनों सुई एक साथ कब आएगी, है ना मेरे दोस्त। दोनों घड़ी मतलब घड़ी की दोनों सुई एक साथ आने की बात करें या एक दूसरे को ओवरलैप करने की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि घड़ी में जब हम दोनों सुई को एक साथ रखेंगे तो मेरे मित्र उस समय एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। आप जानते हो कि जब कोई सुई घड़ी के चारों तरफ एक राउंड मूव करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो जब भी आपके सामने दोनों सुई को टुगेदर या कोइंसाइड मतलब एक साथ रखने, ओवरलैप करने की बात आएगी, तो आप सभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो 2/11 30 इंटू H1 यानी फर्स्ट वाली आवर प्लस और माइनस एंगल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, ये तो मैं जानता हूं। मेरे दोस्त, मैं आपको थोड़ा सा ही रिवाइज करा देता हूं कि ये प्लस एंगल या माइनस एंगल कब लेते हैं। ठीक है, तो देखो, आप जब 30 को आवर से मल्टीप्लाई करके एंगल जोड़ रहे होंगे, ठीक है, और 360 तक का केस अगर बन रहा होगा, यानी जोड़ के 360 तक हो रहा होगा, तो आप प्लस का ही साइन लोगे। लेकिन अगर 360 से अधिक होने लगे, मोर देन 360, तो इस कंडीशन में आप माइनस का साइन लेते हो। ये तो आपको पता ही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो आओ, इतना क्या टाइम लगाना। हाँ, ये H1 क्या है, तो मेरे मित्र यही जो आपका 5 घंटा है ना, जिस दो ड्यूरेशन के बीच की बात कर रहा है, उसमें जो ये फर्स्ट वाली है ना 5, ठीक है, यही आपका H1 है। तो आइए, H1 हमारा 5 है, एंगल हमारा 0 है। ठीक, सीधा सीधा हो गया 2/11। अब ये देखो 150 प्लस 0, तो मेरे मित्र ये तो अपना 150 ही हो गया, यानी कि 300 और बटे 11। कुछ मत करो, 300 में 11 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है जी, ऐसे क्या डिवाइड करना, सीधे देखो 11 दूनी 22, बचेंगे कितने 8, 8 पर 0 80, 11 सते 77। ठीक है सर, 11 सते 77। अब कितने बच गए 3, तो सीधा कह दोगे 3 और बटे 11। यानी हमने ये देख लिया कि सर 5 और 6 के बीच, यानी 5 बजे के 27 सहित 3/11 मिनट के बाद दोनों सुई ओवरलैप करेगी, एक साथ आएगी। तो कह सकते हैं 5:27.3/11 उम्मीद करता हूं रीजनिंग का दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब ये देखो, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। अनिल अकेला 20 दिनों में पूरा करेगा, तो सुमन कितने दिनों में। आपको पता है कि अनिल और सुमन दोनों मिलकर 12 दिन में कोई काम करते हैं। ठीक है, अनिल उस काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो बताइए, ठीक है, सुमन उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया। 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। अब देखो, अनिल की क्षमता 3 है, दोनों मिलाकर क्षमता 5, तो सुनील की क्षमता 2 हो जाएगा। अब क्या कहोगे, करना है 60 काम और सुनील एक दिन में करता है 2, तब तो मेरे दोस्त कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, 34 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 26 लोग को बैडमिंटन पसंद है। साथ ही ये ध्यान रहे कि प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद अवश्य करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों ही खेलते हैं। देखो ये लाइन देकर इस क्वेश्चन को एकदम से आसान बना दिया।
ठीक है, इसके कहने का मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों में से कोई एक खेल पसंद न करता हो। तो ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब सीधा है कि जो 55 के 55 बच्चे हैं ना, वो सभी के सभी खेलने वाले बच्चे हैं, नहीं खेलने वाले एक भी बच्चे नहीं है। मेरे दोस्त क्रिकेट की बात कर रहा है, ठीक है, और बैडमिंटन की बात कर रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको पता है कि 34 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, सॉरी क्रिकेट को पसंद करते हैं, और ये 26 बच्चे बैडमिंटन को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करने वाले। तो ये जो मेरे मित्र मैंने रेक्टेंगल बनाया ना, ठीक है, रेक्टेंगल में क्या है कि रेक्टेंगल ये शो करता है कितने प्रतिभागी ने भाग लिया, ठीक है, और सर्कल ये शो करेगा, सर्कल के अंदर जो भी रहेगा वो खेलने वाले को शो करेगा, सर्कल के बाहर रेक्टेंगल के अंदर जो होगा वो नहीं खेलने वाले को शो करेगा। तो नहीं खेलने वाला तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब बाहर तो 0 हो गया। आप कहोगे हाँ, यानी 55 के 55 ही सर्कल के अंदर है। मेरे मित्र दोनों खेलने वालों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो यही तो वो जगह है जहां पे क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले होंगे। मान लेते हैं इनकी संख्या x है, तो टोटल 34 में अगर ये x हो जाएगा तब तो ये 34 माइनस x होंगे, कहोगे हाँ। टोटल 26 में अगर ये x हो जाएगा तो ये 26 माइनस x हो जाएगा, है? और आपको पता है कि यही तीनों जोड़ करके किसके बराबर होगा जी, 55 के बराबर। टोटल स्टूडेंट 55 ही है। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 34 माइनस एक्स प्लस एक्स और 26 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 55। यहां से x का मान निकाल लो 5, आप आराम से आंसर बना लोगे, ठीक है। यानी दोनों ही खेलने वाले कितने निकल गए, 5 निकल गए। अब मेरे मित्र दोनों खेलने वाले अगर 5 निकल गए, केवल क्रिकेट पूछेगा तो 34 में 5 हटा देंगे, 29 नजर आएगा। केवल बैडमिंटन पूछेगा तो मेरे मित्र पूरे 26 में से 5 हटा देंगे, 21 नजर आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब देखो 148 ये क्या है, आपसे कह रहा है कि दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल इतना और उनके वर्गों का योग 5200। ये तो वेरी सिंपल है, आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। दोनों को गुना करके देखो, एकदम 2400 आएगा, और दोनों को स्क्वायर करके जब आप जोड़ोगे एग्जैक्टली 5200 आएगा, है ना। इसे तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सभी बनेगा, बट क्या फायदा, जब आराम से ही काम हो जाए तो इतिहास रचने की क्या जरूरत है। आइए चलते हैं। मेरा मतलब यहां इतिहास रचने से लॉन्ग प्रोसेस में जाने से क्या फायदा, ठीक है। अब देखो 100 और 500 के बीच 4, 5 और 6 से विभाज्य, मेरे मित्र जो इन तीनों से विभाज्य होगा वो उनके एलसीएम, ठीक है, 60 से भी विभाज्य होगा। तो 60 से विभाज्य 100 और 500 के बीच, तो मतलब दोनों में से किसी को नहीं लेना है, इसके अंदर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर चूंकि ड्यूरेशन इतना छोटा सा है कि तुरंत से हम लिख भी सकते हैं, है ना। अब 60 से विभाजित लिखना है, 60 दूनी 120, तो 100 के बाद तो हो ही गया, 60 जोड़ते चले जाओ, 180, 240, 300, 360, 420 और 480, ठीक है। आगे बढ़ोगे 540 हो जाएगा, और आपको 500 के तो अंदर ही रहना है। काउंट कर लो, 3, 3, 6 और 1, 7। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आंसर हो गया। तो आप इसको आराम से लिख लिए, 1 लिख लिए, 60 जोड़ते चले जाइए, जिससे विभाजित उतना जोड़ते चले जाइए। अगर आप इसको मेथड से बनाते हैं, सिंपल सी बात बताता हूं, जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 500, 100 और 500 के बीच, तो ना तो हमें 500 लेना है, ना ही हमें 100 लेना है, 101 से 499 तक लेना है। तो आपको क्या करना है कि 499 तक में 60 से डिवाइड निकाल लेना है, और इनमें से 100 तक में जो 60 से डिवाइड होगा उसको निकाल के घटा देना है। क्योंकि ये जो आप 499 तक में 60 से डिवाइड करके जो संख्या निकाल रहे हैं वो 1 से 499 निकलता है, जबकि आपको 1 से 499 नहीं चाहिए, आपको 101 से चाहिए। तो जहां तक नहीं चाहिए वहां तक वाला को घटा दीजिए। तो 60 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, और ये मेरे दोस्त केवल 1 बार में। आप घटा दो, आंसर कितने आएंगे, 7। यहां सिर्फ भागफल लिखना है, सिर्फ भागफल, रिमाइंडर नहीं लिखना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन अपने पास यह है,
देखिए ये क्या कहा, 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात ये है, मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का ये रेशियो हो जाएगा। अब आप ही बताओ, इतना आसान सा सवाल, बालू ठीक है, और मेरे दोस्त आप ध्यान से देखना सीमेंट, बालू और सीमेंट का जो इनिशियल रेशियो है वो 4:1 है। ओके, और इनिशियल वजन कितना है, 70 केजी है। आपसे कहा कितना बालू हम इसमें और मिला दें कि इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। देखिए मिक्सर का रूल कहता है कि आप जो मिलाना चाह रहे हैं या आप जो निकालना चाह रहे हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सीमेंट यहां ना तो निकाला गया और ना ही डाला गया, तब तो सीमेंट का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, और पहले से सेम है भी, नहीं होता तो सेम कर देते एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो 4 बालू 1 सीमेंट, यानी इनिशियल मिश्रण आपको 5 नजर आ रहा है, तो 5 बराबर अगर 70 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 14 केजी हो जाएगा। आप देख लो ना, जब ऑलरेडी बैलेंस है तो देख लो बालू कितना मिलाया गया, पहले 4 बालू था आज 6 बालू है, तो 2 रेशियो बालू मिलाया गया है, इसी 2 रेशियो का मान बताओ, तो 1 का मान 14 केजी, तो 2 का मान क्या हो जाएगा जी, 28 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और यदि आपको हमारे साथ जुड़कर आगे की तैयारी करना हो या किसी बच्चे को रेकमेंड करना हो तो आप ऑफलाइन ज्ञान गुरुकुल पटना, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, मुसल्लापुर हाट, साईं मंदिर के नजदीक, और यदि ऑनलाइन किन्हीं को जुड़कर किसी भी टॉपिक से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस किसी भी सेक्शन में अगर अपनी पढ़ाई इंक्रीज करना है ना, अपनी तैयारी में परफेक्शन लाना है, या आप अपने छोटे भाई को, दोस्त को रेकमेंड करना चाहेंगे, ज्ञान गुरुकुल पटना एप्लीकेशन हमारा है, जिस पर जाकर आप कोर्स को परचेज करके मिनिमम प्राइस हिंदुस्तान के किसी भी एप्लीकेशन से कम प्राइस पर आप अच्छे से अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।